Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के चैनल सपना की पाठशाला के ऊपर। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो बच्चों, थोड़ी सी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि मैम पायलट कैसे बनना है ना। बचपन में हमारा सपना होता था और उसी सपने को पूरा करते करते ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लास में की होंगी, आपने भी की होंगी। ठीक है, किस तरीके से प्लेन उड़ाना है और उनमें से कुछ बच्चों का अभी शायद ही गोल बन चुका होगा। सो आई ट्राइड कि चलिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं पायलट के लिए भी दे दूँ। ये बहुत ज़्यादा डीप एक फॉर्म रहेगा, तो इतना लंबा तो मैं लेक्चर कवर अप नहीं करूँगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं कवर करने वाली हूँ, और जिसमें एलिजिबिलिटी क्या होगा, ठीक है, कोर्सेज क्या है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कौन सी होती है। तो कुछ अपन क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देते हैं और फिर उसको डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से आपको एक करियर गाइडेंस में देने की कोशिश करूँगी, जिसके हिसाब से आप अपना लाइन, अपना स्ट्रीम जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर चूज़ कर लिया है तो आगे क्या करना है आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू बिकम अ पायलट इन इंडिया ना बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए और उसके हिसाब से आप कोर्स चूज़ करोगे, वो रहता है वाई टू बी अ पायलट, या वाई वी शुड बिकम अ पायलट। ठीक है, तो पायलट क्यों बनना है पहले तो वो आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है तो हम आगे चर्चा कर सकते हैं, आगे वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना वहीं छोड़ दोगे और तो क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पायलट क्यों बनना है। तो एक अगर सिंपल बात बोलूँ ना तो ये बहुत जल्दी कोर्स हो जाता है, मतलब इसका ड्यूरेशन जो होता है वो काफ़ी छोटा है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर 5 साल तो हमें चाहिए है ना। अगर हम मेडिकल की बात करते हैं उसमें भी हम लोगों को काफ़ी साल चाहिए होते स्टडी करने के लिए। सीए के लिए काफ़ी साल, कोई अटेम्प्ट्स ख़त्म ही नहीं होते। अपन ने पहला जो करियर गाइडेंस था मैंने सीए पे ही देखा था। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट कि इस पर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम होता है, तो इसके लिए प्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा, इनकम थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो इसके लिए ये जो है वो चूज़ किया जाता है। अब बेसिकली ये कि देखिए, ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, बट दूसरी बात आती है आपका क्या पैशन क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल हम टेक्निकली बात करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है ये। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन अगर मैं बोलूँ ना तो 3 साल तक तो ये ख़त्म हो ही जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, भैया सैलरी अच्छी मिलती है इसके अंदर, सीधी सी बात है। कितनी मिलती है, क्या मिलती है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, नो डाउट। ओके, उसके अलावा नई नई चीज़ें, नए नए लोगों से मुलाकात होती है ना। क्रू मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, टेक्निकल मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, पैसेंजर्स चेंज हो जाते हैं, वेदर का फॉर्म आता है, कभी बारिश है कभी ठंडी है, तो वो एक चैलेंज आता है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ओके, जिन लोगों को घूमने की बड़ी इच्छा होती है कि पूरी दुनिया घूमनी है, उनके लिए तो ये बेस्ट जॉब है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपका डेस्टिनेशन रहता है, आप घूम सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जो अच्छी बात होती है, जैसे इसके अंदर आता है ले ओवर्स मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि आपने यहाँ से लंदन आप फ्लाइट लेके जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब लंदन से बैक इंडिया आता है तो फिर तब आपको नहीं आना होता है, तब दूसरा जो कैप्टन होता है, पायलट होता है, वो ट्रैवल करते हैं, मतलब वो फ्लाइट लेके आते हैं और आपको वहाँ पे अकोमोडेशन दिया जाता है 5 स्टार 7 स्टार होटल में, बहुत अच्छा खाना, ठीक है, एक रईसों वाली ज़िंदगी, और वो भी बिना खर्चे, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कंपनी पूरा पे करती है उसका। ओके, तो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना, ये सब रहना, तो वो सब एक आलीशान ज़िंदगी जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो पायलट के थ्रू आपको मिल सकती है। तो वो ले ओवर्स आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई भी टिकट नहीं होती है। अगर थोड़ा वो जीएसटी देना पड़ जाए, टैक्स वो देना पड़ता है, या तो अगर होता है तो बहुत कंसेशन में होता है, सीधी सी बात है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को आराम से देश घुमा सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है। अच्छा, एक बता दूँ सबसे अच्छा कि यहाँ पे ना आपको सिर्फ 70 आवर्स इन अ मंथ काम करना पड़ता है। जी हाँ, सही सुने आप, 70 आवर्स इन अ मंथ। उसके एक्स्ट्रा आप काम करते हो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा ओवर टाइम का, नो डाउट। बट जैसे अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की तो आपको पता ही, ठीक है, उनका तो कोई आवर्स फिक्स होते ही नहीं है, कब कौन सी घटना घट जाए पता नहीं चलता, तो वो तो एक अलग पॉइंट है। बट अगर हम नॉर्मल 9 to 5 की जॉब्स भी देखते हैं तो 9 to 5 की जॉब आप कैलकुलेट कर लीजिए, मंथ में कितने हो जाते हैं, तो तकरीबन 160 आसपास घंटे हो जाते हैं। और यहाँ पे ओवर टाइम में कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रगड़ने के लिए बैठे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, यहाँ पे मिलता है। तो मतलब कि देखो, टाइम भी बहुत कम देना पड़ता है, मतलब आप अपने लिए भी अलग से टाइम निकाल सकते हैं। तो दीज आर सम एडवांटेजेस आई वुड से कि आपको पायलट बनने के दौरान मिलेगा।
तो अब अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है देन कंटिन्यू कीजिए वीडियो को। ओके, अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दों पे। सबसे पहले बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात करते हैं तो आपके लिए, ठीक है, PCM ज़रूरी है। मतलब कि आपको स्पेशली केमिस्ट्री की बात नहीं, स्पेशली आपको मैथ और फिजिक्स आपके जो 12th का मार्कशीट होता है ना उसके अंदर आपको चाहिए। ठीक है, तो PCM लाइक 12th मार्कशीट में आपको ये सब चाहिए। नाउ द पॉइंट इज़ दैट कि अब इनमें से शायद आप में से कोई होगा जिसने शायद स्ट्रीम चूज़ कर ली होगी, ठीक है, कुछ ऐसा होगा जिसने 12th पास कर लिया होगा। अब ये वाला वीडियो देखकर बड़ा मैम हमको तो अभी इच्छा हो रही है पायलट बनने की, अब क्या करें, कैसे करें? तो एक और ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आर्ट्स, कॉमर्स और PCB वालों के लिए। ठीक है, वो ओपन स्कूल NIOS, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, मैं रिपीट कर रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, आपको हर शहर में मिल जाएगा, अपने अहमदाबाद में भी है ये। ओके, तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में आपको जिस सब्जेक्ट की कमी है, समझिए फॉर एग्जाम्पल आप PCB से हैं, अब PCB से है तो आपको फिजिक्स तो है बट मैथ नहीं है, और मैथ मैंने कहा कंपलसरी है, तो आप सिर्फ मैथ का एग्ज़ाम देकर आप उसको पास कर लीजिए। पास करने के बाद सीधी सी बात है आप आगे एनरोल कर सकते हैं फॉर द पायलट। और आर्ट्स और कॉमर्स, अब आर्ट्स और कॉमर्स में तो देखो पॉसिबल ही नहीं है मैथ का, ठीक है ना, फिजिक्स का, तो आप लोगों को मैथ और फिजिक्स ये दो चीज़ें, दो इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देकर पास करना होगा और फिर आप आगे क्राइटेरिया में एलिजिबल हो जाएंगे। इसको तकरीबन अगर हम कहें तो 6 महीने लग जाते हैं, मैं 8 भी नहीं बोलूँगी बट ठीक है चलो, स्पेशली अगर मैं आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए बोलूँ तो शायद उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, बाकी PCB वालों के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो 6 to 8 मंथ्स आप लेके चलिए इसके अंदर, क्योंकि पूरा 12th का सिलेबस करवाएंगे, आपका एग्ज़ाम लेंगे तो इट टेक्स टाइम ना, तो 6 महीने तो चाहिए ही प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप इन फील्ड से हैं तो आप ओपन स्कूल में एडमिशन लेकर, ओपन स्कूल में बुक्स आपको घर बैठे आ जाएंगी या वहीं मिल जाएंगी और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, और 6-8 महीने के अंदर आपका ये वाला जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाता है। डन, क्लियर हुआ? तो ये हो जाता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ मेडिकल क्राइटेरिया, ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या है मेडिकल क्राइटेरिया? देखो, इसमें भी 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप अभी क्लास 10th में हैं और आपने बोले कि नहीं मुझे तो पायलट ही बनना है, ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर हो, तो फिर क्लास 10th आपका पास हो गया, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेडिकल क्लास 2, इसको क्लास 2 बोलते हैं हम लोग, मेडिकल क्लास 2 आपको अपना करवाना पड़ेगा। ये एक वेबसाइट में आपको लिख रही हूँ यहाँ पे, DGCA, क्या है इसका फुल फॉर्म? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो बेसिकली यही पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे के सारे एविएशन प्रोग्राम्स को हैंडल करती है। ओके, तो यहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा यहाँ पे। अब वो रेफरेंस नंबर आपकी पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है, इट्स अ काइंड ऑफ रोल नंबर, आपको हर जगह पे काम आएगा, तो आपको रखना है। ओके, तो DGCA में आपको अपना नाम रजिस्टर करवाओगे, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स की लिस्ट मिलेगी, जो DGCA अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं, आपको उन्हीं से ही मेडिकल करना पड़ेगा, आप कहीं पे भी किसी और से नहीं करवा सकते हो। हाँ, अब उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की लिस्ट होती है, ठीक है, अब आपको आपके एरिया में मिल जाएगा आपको, तो आप जिस भी एरिया में रहते हो ना उसके आसपास आपको वो डॉक्टर, कोई ना कोई एक आध डॉक्टर जो है वो मिल जाएंगे जो इस लिस्ट में मौजूद होंगे, तो आप वहाँ पे जाके मेडिकल 2 अपना करवा सकते हैं। मेडिकल 2 में अगर आप पास होते हो तो ही आप आगे सोचो कि मुझे पायलट बनना है, अगर इसमें फेल हो गए तो मतलब नहीं है। अब मेडिकल 2 में होता है, देखो टेस्टिस होती है, अब जैसे कि यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ठीक है, आई चेकअप हो जाता है, ENT आपको सुनाई कैसे दे रहा है ना, वो सब आता है, तो बेसिक चीज़ें इसके अंदर चेक हो जाती है। अगर आप बहुत हेल्दी फिट है और अच्छे हैं तो फिर आप पास हो गए, तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ पे आप फेल हो गए तो फिर आपको दूसरी लाइन के बारे में सोचना पड़ेगा, इसके आगे आपके पास कोई चांस नहीं है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब
जो बच्चे अगर आप 10th में आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी आप इसका मेडिकल करवा लीजिए, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है ना वो सिर्फ 2 साल तक की होती है। ठीक है, ये भी एक इसका कंडीशन है कि ये वाले की वैलिडिटी जो है वो सिर्फ 2 साल तक की होती है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर जल्दी से अब करवा के फिर जब आप 12th पास कर लेते हैं, ठीक है, क्लास 12th जब आपने पास कर लिया, पास करने के बाद आपको फटाफट से मेडिकल करवाना होगा क्लास 1 को लेकर। ठीक है, मेडिकल ये क्लास 2 हो गया यहाँ पर, फिर आपका आएगा मेडिकल क्लास 1। ठीक है, अगेन वो अप्रूव्ड डॉक्टर्स के थ्रू आप क्लास 1 का करवाएंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा एक्सरे वगैरह होगा, थोड़ी डीप आपकी बॉडी की जांच की जाएगी, एंड उसमें जो भी चेकलिस्ट अगर आप सब पास हो जाते हो तो फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना क्लियर हो गया बेटा? ये रहा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग द क्या बोलते हैं क्लास स्टैंडर्ड, क्या आपको सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, इतना आपको होना चाहिए। अब आप पूछेंगे मैम आपने हमें ये नहीं बताया कि क्लास 10th और 12th में हम लोगों को मार्कशीट के हिसाब से कितना परसेंटेज चाहिए। देखो क्लास 10th का तो परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करता है यहाँ पे। क्लास 10 का परसेंटेज आपको सिर्फ 11th क्लास में साइंस लेने में हेल्प करेगा और तो कुछ नहीं। क्लास 12th के अंदर देखो वैसे सब लोग ऐसा कहते हैं कि कोई भी फिक्स परसेंटेज नहीं है, 33% पे भी आप हो जाते हो। बट मैं आपको फ्रेंकली चीज़ बताऊँ, बच्चा अपने दिमाग में ये चीज़ को दिमाग में बिठा के रखो कि 60 से नीचे कभी नहीं आना है, क्योंकि 60% एक ये साबित करता है कि ठीक है आप एवरेज बच्चे हैं, मतलब आप अच्छे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आगे आपको एविएशन कंपनीज आएंगी, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड क्लासेस आएंगे, मैं क्या है वो बताऊंगी। ठीक है, जहाँ पे वो लोग कई बार बोलेंगे कि हमको 60% से कम वाला बच्चा चाहिए ही नहीं, तो आपके लिए एक लिमिटेशन आ जाएगी। तो इसके लिए प्रिपरेशन खुद को ऐसे करो ना कि 60% तो फोड़ ही दो। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंकली बोल देती हूँ, वैसे 12th का कोई परसेंटेज नहीं है, बट आप 60% मान के चलिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपको 60% चाहिए ही चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी नीड। ठीक है, दिमाग में बिठाओगे ना तब जाके आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो देखो आपका वाई क्वेश्चन क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया, मेडिकल क्राइटेरिया इसमें चाहिए होता है वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लासेस की। बहुत पहली बार नाम सुना है, ग्राउंड क्लासेस क्या होते हैं? कोई नहीं, ग्राउंड क्लासेस का मतलब ये है थियोरेटिकल लेक्चर्स। ठीक है, देखो जैसे हम लोग थियोरी और प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो ये होता है थियोरेटिकल लेक्चर्स और ये होता है प्रैक्टिकल लेक्चर्स के लिए। तो पहले बात करते हैं थियोरेटिकल लेक्चर्स। थियोरेटिकल लेक्चर्स ग्राउंड क्लासेस के लिए। अब इसके अंदर आपको 5 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ठीक है, अगेन आपको रजिस्टर करना पड़ जाता है इसके अंदर। DGCA यही एक बॉडी है, उसके अलावा कोई बॉडी नहीं है। आप इसमें रजिस्टर करेंगे, आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा। रोल नंबर आई थिंक पहले से दिया जाता है, बट फिर भी क्योंकि क्या है ना, अभी आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट होता जा रहा है इस चीज़ों के बारे में, है ना। आए दिन कुछ ना कुछ नया, कभी CBSE लेके आ रही है, कभी स्टेट बोर्ड लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जिसके लिए जो भी मैं ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी की बात करती हूँ ना, वो बॉडी को आप दिमाग में रखो और उसका वेबसाइट पे आप चीज़ें चेक करते रहना। अभी का जो हाल फिलहाल का है मैं आपको उस हिसाब से बताती हूँ। तो ग्राउंड क्लासेस के अंदर 5 एग्ज़ाम होते हैं, और वो 5 एग्ज़ाम क्या मैं आपको अभी बता देती हूँ, और वो DGCA ही कंडक्ट करता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास 2 चांसेस हैं। अगर आप कोई कोचिंग अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो इसको लेकर, अब ग्राउंड क्लासेस को और फ्लाइंग क्लब के लिए क्या क्या अकेडमी है वो मैं थोड़ा लास्ट में आपको बताऊँगी। वो अभी इतना स्पेस भी कवर अप नहीं होगा, तो मैं लिस्ट आपको बाद में दे दूँगी। ठीक है, जो भी अभी मेरे दिमाग में है उनके बारे में। तो और ना 5 एग्ज़ाम। अब इसके अंदर मैंने कहा कि आप ना कोचिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे आप सीख सकते हो, फिर एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम तो यही कंडक्ट करती है बॉडी। ठीक है, तो उसके हिसाब से रहेगा। या तो फिर आप घर पे बैठकर भी स्टडी कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह बहुत सारे रिसोर्सेज अभी खुले हुए हैं, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हो। तो अब इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट से पहले उनकी बात कर लेते हैं। उसमें से टफ और ईजी सब्जेक्ट क्या है वो थोड़ा बता दूंगी मैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, ग्राउंड क्लासेस का जो फीस रहता है, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, तो उसका जो फीस रहता है वो रहता है, आप समझ के चलिए 2.5 से लेकर 3.5 लाख, इतना आप उसका फीस, इंस्टीट्यूट का फीस समझ के चलिए, इतना होगा ही होगा। अगर आप घर बैठ के खुद करते हैं तो फिर जो भी जो एग्ज़ाम के लिए जो फीस होगी, लाइक 10,000 15,000 जो भी कुछ एग्ज़ाम के लिए फीस होगी, खाली आपको वो पे करनी होगी। इसके अलावा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो खुद प्रिपरेशन करते हैं, होते हैं नो डाउट, बट वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ठीक है, या डिसिप्लिन्ड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, अलग अलग बात आ जाती है उसके अंदर। अच्छा, तो चलो बात करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर।
जैसे कि बेटा इसके अंदर रहेगा आपके पास एक रहेगा एयर नेविगेशन, ये सब्जेक्ट है। ओके, एयर रेगुलेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस करके भी आता है, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आता है मीटेरोलॉजिकल, मतलब कि ना क्लाइमेट, वेदर, बादल, कौन से किस टाइप के बादल में आप प्लेन घुसा सकते हो, किस टाइप के बादल में आप नहीं। वो ना ब्लैक एरोप्लेन नहीं अपन ने किया था 10th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, तो स्टॉर्म था, वो किस तरीके से पायलट घुमा रहा था, तो ये सब उसके अंदर आ जाता है स्टडी। कैसे तापमान में आप लेके जा सकते हो कहाँ, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना होगा। फिर आता है इसके अंदर टेक्निकल, जर्नल और टेक्निकल स्पेसिफिक। ओके, अब ये जो 5 एग्ज़ाम मैंने लिखे, ये 5 एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? ये 5 एग्ज़ाम कंडक्ट करता है DGCA, प्लस एक और एग्ज़ाम होता है RTR का। किसका एग्ज़ाम होता है? RTR का, मतलब कि रेडियो टेक्निकल रडार वाला पूरा सिस्टम होता है। RTR ये WPC एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट करता है। तो टोटल आपको मिला के 5 + 1 6 एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। अब इसके अंदर जो दिक्कत आती है बच्चों को, ये दोनों तो बहुत इजी होते हैं, बच्चे कवर अप कर लेते हैं। थर्ड वाला इंटरमीडिएट है, 4th और 5th बच्चों को दिक्कत आती है, वो टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, वो हम कुछ प्लेन का मॉडल देखेंगे, उनके बारे में वो कहीं होता है ना, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलेटर्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, कि नकली प्लेन बना के रखा हुआ है, उसमें आपको सिखा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें, तो वो फिर अगेन ये थोड़ा टेक्निकल टर्म डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से बच्चे कोचिंग ले लेते हैं। अब देखो, कोचिंग टू कोचिंग डिपेंड करता है कि वो सारे सब्जेक्ट कंपलसरी बोलेंगे, आप एक आधा सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, बाकी खुद घर पे स्टडी कर सकते हो। वो तो आपके, अब आप जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे बात करने के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं। तो ये जो आपको 6 एग्ज़ाम है ना, वो आपको देने पड़ेंगे। और इसमें आपको पासिंग परसेंटेज पता है कितनी चाहिए? 65 to 70। मैं तो एक्चुअली 70 बोलूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि 70% से कम तो लेते ही नहीं है। ठीक है, एलिजिबल ही नहीं करते हैं उसको। बट जैसे मैंने कहा कि चेंजेस होते रह रहे हैं, तो अभी पता नहीं, थोड़ा बहुत लिबरल आ जाए तो फिर 65 मान के चलो, तो 70 तक की आपको, मतलब 70% आपको निकालना ही है। 100 में से 70% होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाले जो है वो सब्जेक्ट्स आपको कवर अप करने हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, थोड़ी बहुत मैंने फ़ीस की एक तो यहाँ पे बात कर ली। ओके, ये जो क्लास 1 मेडिकल, आप क्लास 2 मेडिकल जब आप करवाएंगे 10th क्लास के बाद, तो इसके अंदर जो फ़ीस लगती है वो तकरीबन 6 से लेकर 8,000 जितनी फ़ीस इसकी लग जाएगी। और जब क्लास 2 में आप क्लास 12 के बाद जब क्लास 1 मेडिकल करवाते हैं, तो इसके अंदर आपको कुछ 15 से 20,000 जितने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप देखो कि यहाँ पे समझो, इसको 8 गिन लो, इसको 20 गिन लो, तो 28,000 आपके यहाँ पे हो गए। ओके, तो ये एक आपका रहेगा। इसके लिए मैंने आपसे बताया कि 3.5 लाख जितना तो आप समझ के ही चलो। ठीक है, तो 3.5 लाख प्लस 28,000 ये हैं, तो अभी तक आपके अप्रोक्स 4 लाख जितना खर्चा हो चुका है सिर्फ इतने में। ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद हमें बात करनी होगी फ्लाइंग क्लब्स की। फ्लाइंग क्लब्स भी बोल सकते हो या फ्लाइंग स्कूल्स भी बोल सकते हो। ये बहुत कॉस्टली होता है और इसको करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो फ्लाइंग स्कूल्स का जो है वो 15 से 20 लाख मान के चलो मिनिमम। ठीक है, जो थकेले से थकेला स्कूल होगा ना फ्लाइंग क्लब का, उतना ही है, उससे ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा ही होता है। ये 15 से 20 लाख हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसके अंदर PG आप देख लो, उनके यूनिफॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, स्टेशनरी का सामान आ जाएगा, ये सब, तो इतना सब अगर हम देखें ना, आगे बहुत सारे पैसे अंदर तो और होते ही हैं घुस घुस के, तो ना करके भी ना आप यहाँ पे 25 तक तो मान के ही चलो। ठीक है, एक्चुअली बहुत लंबी कॉस्ट हो जाती है, बट चलो अभी इतना हम तो मैंने बता ही दिया, तो 15 से 20 लाख तो मान के ही चलो, ये मिनिमम आपको पे करना है। 15 से 20 लाख और 4 लाख यहाँ पे अपन ने गिने, तो समझ लो कि 25 लाख जितना अभी तक तो आपका खर्चा फाइनल है, इतना तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये रहेगा आपका फ्लाइंग क्लब स्कूल्स का। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनको एनरोल करना पड़ेगा, और एनरोल करने के दौरान आपके पास जो है वो फ्लाइंग स्कूल्स में कितने घंटे, ठीक है, आप फ्लाई करोगे, उसके ऊपर आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये मानते हैं। एक काम करोगे बेटा, इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मेरे को स्पेस बची नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ। व्हाटएवर यू फाइंड कि मुझे इसको नोट डाउन करना है या पेन आउट करना है, तो प्लीज़ कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको रब करके आगे ऊपर लेके जा रही हूँ मैं।
ओके बच्चों, कवर करते हैं हम 5th पॉइंट यहाँ पर, फ्लाइंग स्कूल्स की। अब जैसे मैंने कहा कि फ्लाइंग स्कूल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ये आपको देंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि आपको प्लेन कैसे उड़ाना है एंड ऑल दैट। अब इसके अंदर आपको कवर अप करने हैं 200 घंटे कंपलसरी, ठीक है। आपके पास 200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली आपको यहाँ पर 185 आवर्स जो होगा वो आपको सिंगल इंजन पे जाना होगा, ठीक है। और 15 आवर्स जो होगा वो आपको मल्टीपल इंजन्स पे जाना होगा। ये जब आप क्राइटेरिया पूरा करते हो ना, तभी आपको उसके बाद ही आपको CPL का लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस इसका मतलब कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद आप कमर्शियल जो भी हमारे लाइंस होते हैं, ठीक है, आप उनको एयरलाइंस में ज्वाइन कर सकते हो और आपको वो लाइसेंस मिल जाएगा कमर्शियल पायलट बनने का। तो ये कंपलसरी है। अच्छा, कई जगह पे कहा जाता है कि आपको 200 नहीं 220 चाहिए। 220 आवर्स में क्या होता है ना, इसके अंदर और भी बाइफिकेशन होता है, ठीक है। सिंगल इंजन हो गया, डबल इंजन हो गया, मल्टीपल और सिंगल प्लस मल्टीपल का स्टिमुलेटर। मतलब आपने स्टिमुलेटर पे कितना कर रहे हो, मतलब कि आपके पास जैसे आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो, ये कौन सी है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, आलिया भट्ट और उनका, थोड़ा सा मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर ना वो एक प्लेन बनाया होगा, एंड में थोड़ा देखना, थोड़ा दिखाते हैं, पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं इसके लिए, ठीक है। तो पोर्शन देख लेना। तो एक ना प्लेन बनाया जाता है, वहाँ पे उनको बिल्कुल ऐसे लाइव प्रैक्टिस करवाई जाती है कि अगर तूफान आता है ये होता है, ठीक है, इंजन कैसे करना है, सब कुछ, मतलब हर एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो सिंगल इंजन और मल्टीपल इंजन का भी उसमें रहता है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटर, ठीक है। तो एक आपको स्टिमुलेटर प्रैक्टिस करवाई जाएगी और फिर आपको रियल फ्लाइट पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो आप रियली वहाँ पे चलोगे। फिर आपको इसके अंदर सोलो ट्रेनिंग, लाइक सोलो पायलट का हिसाब से भी रहेगा और डुअल के हिसाब, आपको पता है ना, 2 को पायलट्स भी रहे डुअल के हिसाब से भी। तो ये पूरा ट्रेनिंग सिस्टम होता है। तो उसके अंदर कई बार 220 घंटे भी मांग लेते हैं, उसमें एक्स्ट्रा और घंटे का प्रैक्टिस रहता है, वो भी ज़रूरी होता है। तो वो फिर देखिए, अगेन मैं आपसे कहूँगी कि वो आपको जब अभी आप इस स्टेज तक जब पहुँचेंगे तब तक तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली उस टाइम के हिसाब से, ठीक है, जब वो 1-1.5 साल ख़त्म होने को आया होगा आपका, तो उस टाइम में वो क्या मांग रहे हैं, देन आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये CPL का लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि फ्लाइंग स्कूल्स की फ़ीस जो होती है वो 15 से 20 लाख, सॉरी मेरा मिस्टेक था, 15 से 20 लाख नहीं होती है, 30 से 35 लाख, सॉरी ये भी नहीं है एक्चुअली, तो ज़्यादा ही है। ओके, 35 to 45 लैक्स, हाँ इतना तो आप मान के ही चलो, ठीक है। 35 to 45 लैक्स जो है फ्लाइंग स्कूल की फ़ीस होती है। 15 से 20 लाख किसकी होती है, टाइप रेटिंग की। अब टाइप रेटिंग क्या होता है, टाइप रेटिंग जो होता है ये एक अलग, देखो किसी के पास ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई पायलट करेगा कोई नहीं करेगा, ठीक है। टाइप रेटिंग में जो हाई जेट्स होते हैं, हाई जेट मतलब जो बड़े वाले जेट्स होते हैं, ठीक है, तो जो बड़े वाले प्लेन होते हैं ना कमर्शियल, तो वो वाले चलाने के लिए अगर मैं नॉर्मल बोलूँ ना, तो जैसे कि दुबई का एक आता है, एमिरेट्स आता है, पता नहीं ऐसे कुछ नाम होते हैं ना, एयर बस का आता है, तो ये कुछ नाम है, वो बहुत लाइक हाई जेट्स है। तो उनको चलाने के लिए आपको ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, यस ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ीस लगती है 15 से 20 लाख, ठीक है। मेरे दिमाग में वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, ठीक है। तो उसका आपको फ़ीस इतना पे करना पड़ता है, 15 से 20 लाख। अब इसके अंदर भी टाइप रेटिंग में भी क्या होगा, आपका एक तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपको साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होगा, साइको मतलब मेंटल या फिट है कि नहीं है इतना बड़ा प्लेन चलाने में, ठीक है, 200 पैसेंजर्स लेने में या 100 पैसेंजर जो भी उसका कैपेसिटी होगा, ये सब होता है। तो साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, ओरल इंटरव्यू होता है, और आपका एक टाइपिंग एक एग्ज़ाम होता है इसके अंदर। इसी को मिला के तीन स्टेजेस तो ये भी फिक्स हैं, इतने तो हैं ही। एक की शायद कुछ बात चल रही थी, किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये 3 तो हैं ही हैं। तो उसके बाद जब आप ये रेटिंग्स आपका क्लियर हो जाता है, तो वो आगे फिर हाई जेट प्लान्स जो है वो लाइक चला सकते हैं, तो वो चीज़ आती है, ठीक है। तो अब कुल मिला के अपन टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं, भाई टोटल खर्चा कितना है। तो देखो 45 लैक्स तो यहीं हो गए। क्लास 1 और क्लास 2 के लिए हम लोगों ने कुछ अमाउंट देखा था, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम 8,000 मान के चलो क्लास 2 मेडिकल का, ओके, 15,000 मान के चलो क्लास 1 मेडिकल का। उसके बाद जो ग्राउंड स्कूल की स्कूलिंग फ़ीस है, ठीक है, वो आप 4 लाख मान के चलो, 4 लाख आप उसकी मान के चलो ग्राउंड स्कूल।
ओके, उसके बाद ये फ्लाइंग क्लब का आप 45 तो मान के ही चलो, इतना तो कम से कम तो है ही वो, ठीक है, ग्राउंड्स फ्लाइंग क्लब का। तो अगर कुल मिला दे अपन तो कितना बन जाता है हमारे पास? ओके, 45 4 49 लाख और 23,000 इतना है। ओके, 49 लाख 23,000, तो आप कुल मिला के इसके अंदर 50 लाख तो मान ही जाओ, इतना खर्चा आपका रहेगा ही रहेगा। अब अगर उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर रहे हो तो 70 तक खर्चा पहुंच जाएगा, ठीक है, 70 तक खर्चा पहुंच जाएगा। अगर आप इसमें, तो इसमें फिर भी आपको 5 से 10 लाख तो और ऐड ऑन करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पे जाओगे खर्चा तो होता ही ना, नोट्स का खर्चा होगा, बुक्स का खर्चा होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वहाँ पे आपको देंगे उसका खर्चा होगा, स्टेशनरी, तो वो आप चीज़ें मान के मिसलेनियस को काउंट ही कर लेने का उसके अंदर। आप जिन स्कूल्स में जाओगे वहाँ पे पीजी का खर्चा, खाने पीना खर्चा बहुत सारे, तो आप उसको 10 लाख तो मान के ही चलो, तो वो चीज़ का रहता है। तो आप कुल मिला के आप ना इसके अंदर अप्रॉक्स देखो ना, इसको इंक्लूडिंग करके हम लोग मान के चलते हैं कि भैया 50 से 70 लाख आपका खर्चा होगा, ये इसका कंप्लीट कॉस्टिंग पड़ता है, ठीक है, डन। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो देखो, जैसे अगर आपने NIOS से अगर कुछ कैलकुलेशन, आप अगर आप 8 महीना कोर्स करो तो 8 महीने वहाँ पे हो गए, ओके। बाकी यहाँ पे ग्राउंड क्लासेस में आपको टाइम लग जाता है और फ्लाइंग क्लब में आपको कुछ साल लग जाते हैं, तो मिला जुला के 3 साल आप गिन के चलो, ठीक है। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूँ, कोर्स ड्यूरेशन, जैसे कि हम बात करते हैं फ्लाइंग स्कूल्स में, तो फ्लाइंग स्कूल्स में आप 12 महीने पकड़ के चलिए, 10 से 12 महीने लग ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड क्लासेस का एग्ज़ाम देने में, तो ग्राउंड क्लासेस के एग्ज़ाम में भी आप 10 महीने पकड़ के ही चलिए, होते ही हैं। उसके बाद अब अगर टाइप रेटिंग का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप 3 से 4 महीने पकड़ के चलिए, तो देखो कुल मिला के 12 महीने और ये 22 महीने, 22 और ये 25 महीने, 25 महीने, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखा जाए तो 2 साल, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि 2 से 3 साल तो लग जाता है, क्योंकि अगर लाइक कभी फेल हो गए, कुछ आ गया तो लाइफ का पता थोड़ी है, तो 2 से 3 साल ना, 3 साल तक आपको इसको मान के, तो 3 साल का आप ड्यूरेशन इसको मान के चलिए। तो इसको मैं रब कर लेती हूँ और फिर मैं आपको कुछ स्कूल्स के लाइक ग्राउंड क्लासेस और फ्लाइंग स्कूल्स के नाम दे देती हूँ, आपको कुछ इंक्वायरी करनी हो तो आप उसमें से कर सकते हैं। अभी बच्चों, अभी कुछ स्कूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अब जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ्लाइंग स्कूल से, मैंने आपसे कहा भी कि उसकी जो फ़ीस होती है वो 40-50 लाख के आसपास आपको देख के चलना है। तो जो स्कूल्स मैंने अभी सिर्फ टॉप 5 दिए हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, वो तो आप खैर गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, ये बहुत लाइक इट्स अ फर्स्ट नंबर अकेडमी, ओके। फिर आता है मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, फिर आएगा नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद एविएशन एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये खुशखबरी की बात है कि अहमदाबाद के अंदर भी, तो अगर अहमदाबाद वासी है या गुजरात के लोग हैं तो उनको यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। एंड बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, ये कुछ मेन टॉप स्कूल्स हैं फॉर द फ्लाइंग क्लब। तो हमें इतना तो क्लियर हो चुका ना अभी कि अगर हमें पायलट बनना तो हमें 2 चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, ग्राउंड क्लासेस क्लियर करने पड़ेंगे और फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग स्कूल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसका फीस भी ज़्यादा है और यही मेन इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल, ठीक है। थियोरेटिकल नॉलेज आपको काम है बट प्रैक्टिकल तो ज़्यादा ना, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ना आपके पास पैसेंजर्स जो आपके ट्रस्ट करके बैठे हुए, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये वाला जो स्कूल्स का सिस्टम होता है ना, लाइक ये जो कॉलेजेस होते हैं, हम ये बोल सकते हैं फ्लाइंग स्कूल्स, ये चूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन दिस वन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपको बोलूँ ना कि कभी आपको फ्लाइंग स्कूल चूज़ करना तो देख लेना उसके अंदर किस किस टाइप के वहाँ पर जो फ़्लाइट्स अवेलेबल है, इसमें बहुत सारे नाम भी आता है, ठीक है, कि किस टाइप के एरोप्लेन्स अवेलेबल हैं, ओके, क्या क्या डबल इंजन, सिंगल इंजन, ठीक है, किस तरीके, तो ज़्यादा जहाँ पे स्कोप हो ना, ठीक है, उसी जगह पे एडमिशन लेना, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग, ऐसा नहीं है कि भैया लाइक एयर इंडिया की गो या तो फिर इंडिगो हो गया, ठीक है, या तो जो अरब की कुछ है, जो भी एमिरेट्स हैं, इन सब का इंजन, इन सब का टेक्निक सेम नहीं होता भाई,
सब में डिफरेंस होता ही है, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हम सिंपल कार चलाते हैं तो मैनुअल का अलग रहता है, अगर हम लोग कहते हैं कि विदाउट मैनुअल क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक, उसका अलग होता है। यहाँ तक कि ऑटोमेटिक में भी अलग तरीके के होते हैं, कुछ ना कुछ तो बदलाव होता ही है ना। सेम की सेम बड़े कंपनी लाइक कंपनी अलग अलग है तो उनमें कुछ तो फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो अगर कंपनीज जो आप ज्वाइन करोगे कोई भी एविएशन कंपनी तो उनके भी एरोप्लेन्स में चेंजेस आते हैं। हाँ पर चलो एक सिस्टम है कि ये इस टाइप के ही एरोप्लेन्स आते हैं, तो जितने ज़्यादा आपको स्टिमुलेटर्स और एरोप्लेन्स मिलें फॉर द प्रैक्टिस वही आप चूज़ करना। वेरी हेड आपको तो बहुत सारे गाइडेंस देने वाले मिल जाएंगे वो तब तक तो। फिर हम बात करते हैं ग्राउंड स्कूल। अब ग्राउंड स्कूल्स आपके बगल में ही होते हैं, मतलब आपके आसपास ही होता है, आपको इतना कोई अपना शहर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पे गुजरात में कवर अप किया है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास जो है वो गुजरात के बच्चे हैं तो मैंने उसको ज़्यादा कवर किया। जैसे कि ड्यून्स एविएशन एकेडमी है अहमदाबाद में, एरोनॉटिक्स एकेडमी है अहमदाबाद में, सेवन स्काई एकेडमी अहमदाबाद, पनाचे एकेडमी, गुजरात फ्लाइंग एकेडमी वडोदरा में है, गांधीनगर में अभी ये है FSTC यूरोप। तो ये कुछ हैं, बहुत आपको मिल जाएंगी। तो दीज आर सम एकेडमीज जो आपको ग्राउंड स्कूल्स देखो, ग्राउंड स्कूल इज समथिंग लाइक कोचिंग। जैसे आपने 10th क्लास किया, आपने 10th कवर किया, 11th में आप स्कूल में जाते हो ना, ठीक है, आप स्कूल में जाते हो, फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, है ना। तो आप कोचिंग में क्या करते हो, अपनी जो भी स्किल्स है उसको एनहांस करते हो, थोड़ी स्टडी करते हो, प्रैक्टिस करते हो। पर आपको एग्ज़ाम कहाँ से देना होता है, आपको एग्ज़ाम तो स्कूल के थ्रू ही कंडक्ट करना पड़ता है। तो जो DGCA ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी जो है, एग्ज़ाम तो आपको वहीं के अंडर देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये आपको सिर्फ प्रिपरेशन करवाएंगे, है ना। तो इसके लिए इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि थियोरेटिकल है, आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। हाँ ये ज़रूर देख लेना कि अच्छा लाइक ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके में मत जाना, लाइक 100 बच्चे हों तो, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इसमें भी चाहिए होता है। तो 100 बच्चों में कोई ध्यान नहीं देगा, तो ये कोशिश करना 15 से 20 बच्चों का स्ट्रेंथ है और उसमें आपको टीचर ध्यान दे पाए, ठीक है। बहुत सीधी सी बात बता रही हूँ मैं। तो ये उस लेवल पर काम है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें जैसे 2.5 से 3 लाख रुपए जो खर्च हो जाते हैं वो बचा देते हैं कि चलो हम खुद ही कर लेंगे, या एक आध सब्जेक्ट जो उनको टफ लगता है वो ऑप्ट कर लेते हैं। वेल आप इंस्टीट्यूट्स में विजिट करना, आपको आइडिया तो आ ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने कहा ना। तो इसमें देखो, इसमें तो कोई बार्गेनिंग भी नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई बार्गेनिंग करने वाला है भी नहीं यहाँ पर। आपको जितना है आपको फीस पे करना ही है, तो इसके लिए आपको बजट तैयार करना पड़ता है। अच्छा, अब आप बोलोगे इतनी सारी हम मेहनत कर रहे हैं मैम, हमको थोड़ा बताओ सैलरी का क्या होगा, आखिरकार पैसा ही सब कुछ है। तो थोड़ा बहुत मैंने लिख के रखा हुआ है। जैसे कि आपके पास जब CPL का लाइसेंस आ जाता है, कमर्शियल फ्लाइट लाइसेंस, तो उसके अंदर आपके पास लाइक पायलट लाइसेंस, तो आप उसके अंदर आपके पास आएगा JFO, जूनियर फ्लाइट ऑफिसर। उसकी जो आपकी जो आप जब पहली बार कोई फ्लाइट में जाओगे, जो आपका बेसिक लेवल होगा वो JFO का होगा। उसमें आपको 45 से 55 हज़ार जितना कुछ सैलरी पैकेज मिलता है। अगेन वो कंपनी डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ ज्वाइन हो रहे हो, आपके स्किल्स कितने हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह पास करोगे, उनका पर चेकलिस्ट बनेगा, उसके बाद ही होता है, ठीक है। वो तो सीधी सी बात है। फिर आपका आएगा फ्लाइट ऑफिसर जो तकरीबन 3 लाख के आसपास उसका मंथली बता रही हूँ, ठीक है, वो सैलरी होता है। सीनियर फ्लाइट ऑफिसर 5 लाख, और एक आता है कैप्टन, ठीक है, कैप्टन क्रू। कैप्टन आते ही वो टोपी आ जाती है, वाइट कपड़े आ जाते हैं, वो पूरा का पूरा एक अलग रुतबा आ जाता है कैप्टन की, तो उसका होता है 7 लाख के आसपास, ठीक है। अब जब तक आप ये कोर्स ख़त्म करोगे तब और भी इंक्रीज़ हो चुका होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट्स कि हम लोगों ने यहाँ पे पायलट कैसे बनना है, क्या क्या है। मैंने आपको कंप्लीट गाइडेंस आपके लेवल का दे दिया। अब इसमें मैंने कहा था स्टार्टिंग में बहुत डीप स्टडी है, ठीक है। स्कूल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डीपली है, बहुत सारी फ्लाइट्स, जैसे मैंने कहा कि एरोप्लेन्स आप जाते हैं, एरोप्लेन्स की जानकारी मैं भी आपको दूँ, ठीक है। C203 है वो तो अब आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी, तो वो एक अलग फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए उसमें मैं नहीं गई। तो आपके इस लेवल पे जो जानकारी मुझे लगी मुझे आपको देनी चाहिए, तो वो मैंने आपको दे दी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता कोई किसी का सपना पायलट बनने का जो पूरा करना हो और उसको ज़रिया नहीं मिल रहा हो, तो क्या पता इस वीडियो से उनको वो ज़रिया मिल जाए। तो वैसे आप लोगों ने बहुत सारे और मुझे कमेंट्स किए हैं कि ये वाला वीडियो बनाइए, ये वाला, तो आई ट्राई, मैं फटाफट से आपको करियर गाइडेंस देती जाऊँगी। तो जस्ट इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट करियर गाइडेंस की वीडियो के साथ। टिल देन ध्यान रखिए अपना, और अपना पाथ क्या है, ठीक है, क्या आपको करना है उसको क्लियर करते जाइए। बाय बाय, टेक केयर।